चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा और स्क्रीन से बेहतर तो किताबें रखिएगा अपने पास कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 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 कोई व्यक्ति है, ध्यान रखना, बता दूंगा, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी की शिखर की उन्नयन कोण 45 से चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। बड़ा आसान है। देखिए हमें कहा एक चिमनी है, हमारे पास क्या है, चिमनी है। तो चिमनी तो उन्होंने बनाई भाई, उन्होंने अच्छे से प्रिंट की है चीज़ें, तो मैं चिमनी बनाऊंगा, सीधी चिमनी बनाऊंगा ऐसे, ये मेरी चिमनी है, ठीक है। और ये चिमनी कहाँ होगी, क्षैतिज स्तर पे ही होगी, भूमि पर ही कहीं ना कहीं ये होगी, ठीक है। ये हमारी चिमनी है। इस चिमनी को मैंने कह दिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना आपके पास में, कि ए बी कोई मेरी चिमनी है। और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा है ना, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो हमारा पास में है, वो मान के चलो कि यहाँ खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा आदमी यहाँ खड़ा है। तो 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति की आंखें तो यही होगी ना, आंखें तो यार यही होती है ना आपके पास में, भले थोड़ा सा हिस्सा और ऊपर होता है, लेकिन इसको हम लोग बड़े पैमाने पे थोड़ा सा नहीं इसमें कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि वो यहीं तक है ना आपके पास में। तो वो कह रहा है कि इसकी चिमनी को देख रहा है, वही तो कह रहा है, चिमनी को देख रहा है। कितने एंगल से देख रहा है, उन्नयन कोण है आपके पास में ये वाला, आपके पास में यहाँ तक का, ये उसकी दृष्टि रेखा हो गई है ना, वो देख रहा है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज स्तर क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ऐसे बना लेंगे। तो ये जो एंगल है वो 45 का है, कितने का, 45 का है। तो हमने चिमनी को ए बी कहा है, और इस व्यक्ति को जो खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है ना यहाँ पे पैंट शर्ट में, देख रहा है आपको, इसको मैंने कह दिया, इसके सर वाले पॉइंट को तो मैंने कह दिया ए, नहीं ए नहीं, इसको इसने डी कह दिया, डी, और नीचे वालों कह दो आप सी, ठीक है, डी सी। ये बस बातें हैं, बाकी और कुछ सारी बकवास है। हम लोगों को चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, चिमनी की ऊंचाई। लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि प्रेक्षक चिमनी से 28.5 की दूरी पर खड़ा है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली कौन से वाली, सी बी, ये है 28.5 मीटर, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो अब मेरे को निकालनी है चिमनी की ऊंचाई। हमने इसको कहा है ए, इसको कहा है बी, इस वाले पॉइंट को क्या कहा है, वही ले लें जो किताबों में लिया है, ई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कि मेरे जो ए बी रहेगी, चिमनी की जो ऊंचाई रहेगी, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ए ई प्लस ई बी के बराबर रहेगा या नहीं रहेगा। भाई चिमनी की पूरी ऊंचाई जो है, इस चिमनी की पूरी ऊंचाई जो है वो दो हिस्सों में टूटी है, एक तो ए से ई तक, एक ई से बी तक। तो अगर इन दोनों हिस्सों को जोड़ूंगा मैं, तभी तो मेरी ऊंचाई आ पाएगी ना। और अगर आप ध्यान दें हमारे पास में जो ई बी ई है, बी ई बेसिकली बी ई है ना, बी ई, ये वाला बी ई, ये कितना होना चाहिए, ये हमारा इस व्यक्ति की हाइट के बराबर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि क्षैतिज स्तर ये भी है, अक्षैतिज स्तर ये भी है, तो दो अक्षैतिज स्तर हमेशा समांतर होते हैं, ये हमेशा इसके समांतर होगा। तो जितनी दूरी ये रहेगी बेटा, उतनी दूरी ये रहेगी। तो सीधी बात है कि जो बी ई है वो बराबर रहेगी डी सी के, इस डी सी के। और डी सी है कितना, ये 1.5 मीटर, 1.5 फुट है ये, सॉरी 1.5 मीटर है ये, फुटा नहीं है, सॉरी, है ना, 1.5 मीटर है ये। तो हम लोग लिखेंगे इसको 1.5 मीटर, ठीक है, आपके पास में। तो बेसिकली हम तब ये कह सकते हैं, अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए बी है उसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी बी ई को, या इसको बी ई लिख लें, बी ई को 1.5 मीटर, है ना। तो बेसिकली बस इतनी बात आई कि छोटी सी बात यह है कि अगर मैं किसी भी तरीके से इस ए ई का मान ज्ञात कर लेता हूं मेरे भाई, तो बस बात खत्म वही हो जाती है। हम लोग तुरंत चिमनी की ऊंचाई बता देंगे, क्योंकि चिमनी की ऊंचाई ए बी जो है वो ए ई प्लस 1.5 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाउ। अब एक चीज और देख पा रहे होंगे आप कि अगर हम लोग बात करें कि ये बी सी जो है वो 28.5 है, तो जो डी ई है क्या वो 28.5 होगी या नहीं होगी, सोच के देखो, बिल्कुल होगी। क्षैतिज स्तर ये वाला दूरी तो वही है ना भाई। ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक आयत बन गया, क्या बन गया, आयत। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो ही चुकी है, लिख चुके हैं,
तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं, अब हमें पता है कि डी ई जो है दैट इज इक्वल टू वो रहेगी सी बी के, और ये हमारे पास 28.5 है मीटर। ठीक है आपके पास। बस अब कोई नहीं काम करना, अब आपको देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। आपको ये पता है अगर इस कोण की बात करें तो ये तो आधार हो गया, ये तो आधार हो गया, ठीक है। और अगर इस कोण ये वाली ये क्या बनेगा, ये हमारा लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब, है ना, ये है लंब, ये लंब। तो लंब आधार को बताने वाला एक फॉर्मूला है हमारे पास, tan 45 बराबर, लिख ले इसमें, चाहे त्रिभुज कौन से में बात कर रहे हैं, AED में जो हमारा tan 45 रहेगा वो होगा लंब बटे आधार। लंब हमारा AE है, आधार हमारा DE है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है ना, 45 की वैल्यू 1 होती है। AE हमें निकालना है मेरे बेटे, और DE जो है वो हमने निकाला है 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी बात है AE की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 28.5 मीटर। और जो हमारी चिमनी की जो ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई कितनी है, AB है, देन AB कैलकुलेट कर ली जाएगी, वो होगा AE प्लस 1.5, यानी कि 28.5 में मैं 1.5 रुपया 1.5 और जोड़ दूंगा, ठीक भाई। तो ये हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो सीधी सीधी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, और इसको चैप्टर को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है आपके पास। चलिए अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपनी NCERT वाली किताब में ज़रा देख लें एक बार, ठीक है। क्या देखें, एक बार देख लें इसको अच्छे से कि क्या कहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या, भूमि, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग भी समझिएगा कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक, समझ गया आगे मुझे। और भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, लहराया गया है, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। अच्छा, क्योंकि सॉल्व है तो चित्र उन्होंने पहले से बना दिया चित्र, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज में हम लोगों को चित्र नहीं मिलेंगे, हमें खुद काम करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में उसने कहा कि भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो चलिए एक में भूमि, पहले ये भूमि हमने बना ली, है ना। और यहाँ पर हमारे पास 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, आपके पास में भवन है। और 10 मीटर ऊंचा भवन है, क्या 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है। ये जो भवन है वो कितना है, 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है इस भवन की। अभी आपको केवल लाइन दिख रही है, लाइन ही बना सकता हूँ, भवन थोड़ा ही बना दूंगा भाई। और यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ एनी पॉइंट P ही है, ये P पॉइंट है। इसका जो उन्नयन कोण है बेटा, इसके शिखर का, शिखर मतलब चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये भवन है ना, इसकी चोटी पे एक ध्वज भी लहराया गया है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास ये ध्वज है कोई। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अगर मैं यहीं से, पहले मैंने इसको देखा था फिर इसको देखूं मैं, अगर ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा एंगल बनेगा तो 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड का मतलब है कि इसमें कितना लंबा डंडा लगा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कितना लंबा डंडा लगा, ये वाला ध्वज में कितना लंबा दंड लगा है ना, ठीक है भाई। और भवन से दूरी निकालनी है बिंदु P की, यानी कि ये भवन से दूरी है बिंदु P की, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका नामकरण अगर हम लोग कर लें तो अगर मैं इसको कह लूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट आपके पास में B हो गया, और B के बाद में सीधा इसने भाई ने लिखा है D। क्या लिखा है, D। मैं जानबूझ करके वही सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते समय NCERT राइटर ने लिखा है, ठीक है।
क्योंकि जब आप कभी किताब देखो और मेरे क्वेश्चंस को देखो, सिमिलरिटी बनी रहे, आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, बेसिकली हमें और क्या चीज दी है, और क्या चीज दी है, और हमें कुछ नहीं दिया इसने, इतनी बात करके उसने बात खत्म कर दी और हमें कुछ नहीं दिया। इस बार मैं अपने तरीके से सवाल सॉल्व करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज में लेते हैं, छोटे वाले में। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन का, क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। मैं त्रिभुज को ले रहा हूं, त्रिभुज कौन सा, बी ए पी, त्रिभुज बी ए पी में, त्रिभुज बी ए पी में। और त्रिभुज बी ए पी में क्या होगा, त्रिभुज बी ए पी में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को पता है इसका लंब, ये क्या है, लंबी तो है, ये लंबी तो है, ये हमें बी ए पता है ना, ये ए बी हमें पता है। तो यहां से हम इसका आधार निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें एंगल 30 डिग्री पता है। हम लोग tan लगा सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर रहेगा, tan 30 डिग्री बराबर रहेगा लंब बटे आधार, लंब ए बी बटे आधार कितना है, आधार है पी ए, राइट। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अभी भी कह रहा हूं वैल्यू उसको अच्छे से याद कर लो। ए बी हमें दी गई है उसने सवाल के अंदर 10 मीटर है, बटे पी ए जो रहेगी, यानी कि इस बिंदु की जो हमारी ये क्या था, मीनार थी, क्या थी, बिल्डिंग है हमारी, क्या ये भवन है, ये क्या है, भवन है। इस भवन के पाद से और इस बिंदु की जो दूरी बनेगी वो पी ए है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन पी ए जो है मेरा वो आ जाएगा 10√3 मीटर। ये भी कह सकते हैं क्या, कि भवन के, ठीक है नहीं, भवन के पाद बिंदु से, ठीक है नहीं, बिंदु P की जो दूरी है ना, यानी कि जो पी ए है वो हमारी कितनी आ गई, 10√3। या एक काम कर सकते हैं, √3 का वैल्यू रख लें, कितना, 1.732 अगर दिया हो तो उन्होंने, ठीक है, हाँ दिया है तो रख लो। इसको जब सॉल्व कर लूंगा मैं तो लगभग आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया, 17.32। ये तो आएगा गुणा जब हम लोग करेंगे भाई, कैसे आएगा देखो, जब हम गुणा करेंगे तो 17,3,2,0 आ जाएगा, है ना आपके पास, और 3 के बाद 0.1 2 3 तो आ जाएगा लगभग 17 इतने मीटर। एक आंसर तो निकल आया इजीली। अब मेरे को दूसरा आंसर निकालना है, और दूसरा आंसर क्या निकालना है मेरे को, इस दंड, यानी कि जो ध्वज का जो डंडा है वो कितना है। इसके लिए मैं कर रहा हूं, मैं बड़े त्रिभुज में ले रहा हूं, ट्रायंगल, पूरा बड़ा त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP में अगर मैं बात करूं, मैं tan 45 लगा दे रहा हूं, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। इस कोण के लिए जो लंब होगा वो तो पूरा काम करेगा ना, DA, कितना काम करेगा, DA बटे आधार कितना बनेगा, PA, और ये वैल्यू होती है 45 की वैल्यू 1 होती है कि DA हमें निकालना है, ठीक है भाई, DA हमें निकालना है। अच्छा, DA जो है क्या, DA एक्चुअली है क्या, अगर मैं DA की बात करूं, DA को अगर मैं ऊपर लिख लूं, यहाँ पे ऊपर लिख लूं कि क्या, यहाँ पे लिख ले रहा हूं कि जो DA है दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितना है, वो AB प्लस DB के बराबर है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो इसके जो झंडे का जो ये जो लट्ठा इसमें लगा है, जो लकड़ी लगी है, अगर मेरे को DB निकालनी है, ठीक है, आपके पास में DB निकालनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ DB निकालनी है, तो DB बराबर किसकी रहेगी, वो रहेगी AD माइनस AB के, क्यों भाई, ये कैसे निकलेगी, ये AD पूरा है, इसमें से नीचे वाला ये घटा दूंगा, भवन को घटा दो तो डंडा बचेगा नहीं आपके पास में। तो हमारे पास ये PA कितना है बेटा, PA हमारे निकाला अभी 10√3, ठीक है, 10√3। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है, आपके पास में ये DA होना चाहिए ना, DA, तो ये DA होगा, ठीक है, DA नहीं, DB होगा ये, है ना, ठीक है आपके पास में। तो इतना क्लियर है, इतना तो क्लियर है आप लोगों को,
है ना आपके पास। चलिए अभी बात करते हैं। तो यहाँ से आपका जो डी ए है, बेसिकली डी ए है वो 10√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डी ए का मतलब यह पूरी लेंथ आ गई, झंडा और प्लस आपका भवन, है ना। तो मेरे को निकालना झंडे, ध्वज दंड, है ना, की लंबाई, ये तो निकालना है मेरे को। और वो है कितनी बेटा, वो है हमारे पास में डीबी। और डीबी फाइंड आउट करी जाएगी कि डी ए में से अगर मैं ए बी घटा दूंगा तब निकलेगी। तो हमारा कैसे निकलेगा, डी ए कितना निकाला आपने, डी ए 10√3 माइनस ए बी कितना है, ए बी है हमारा 10 मीटर। ठीक है ना आपके पास। इसको सॉल्व कर लो, 10 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, और चाहो तो आप √3 की वैल्यू रखोगे तो 10, या एक काम कर लो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले ही डी ए की वैल्यू जो है वो क्या निकाली है, 10√3 है, 10√3 है ना। पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 17 तो यहाँ पे मैं सीधा रखूंगा कितना, 17.32, है ना। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 17.32। ठीक है आपके पास में। जब इसको सॉल्व करूंगा तो डी बी जो आएगा हमारा, देन वी गेट डी बी आ जाएगा 17.32 माइनस 10, है ना, तो आ जाएगा 7.32 मीटर, यही है ना। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। जो चीज़ें आपको ठीक ठाक लगती हो वीडियो को चाहे तो पॉज कर लो, या फिर आप जो हैं चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को नोट करें, लेकिन नोट करने की आदत जरूर बना लें अपनी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए किताबों में क्या है। ठीक है, कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। छाया लंबी और छोटी हो सकती है, समझते हो ना कैसे। कई बार सूरज जो है जब सर पे चला जाता है तो हमारी छाया जो है वो छोटी हो जाती है, और जब सूरज जो है छिपने वाला हो या निकलने वाला हो शुरुआती समय में, तब हमारी छाया जो है वो लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, 49 क्या है, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा बात कि क्या है क्या नहीं है, और एल्टीट्यूड वगैरह की जानकारी आपको हायर एजुकेशन में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको काम चलाऊ जानकारी मैं दे दूंगा अभी क्वेश्चन करते समय। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और डी बी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है, देखिए हमने मान ली कि हमारे पास ए बी कोई मीनार है। ठीक है, ए बी कोई हमारा मीनार है। अच्छा, मीनार हम बना लेते हैं, पहले हम लोग पृथ्वी नहीं बनाते, धरती नहीं बनाते, यानी कि क्षैतिज स्तर पहले बना लेना चाहिए। कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये ए बी कोई हमारी क्या है, मीनार है, कहानी इन्होंने लिखी है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नहीं आपके पास में, और ठीक है खड़ी मीनार है, 40 मीटर लंबी छाया हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री होता है। देखिए नॉर्मली उसकी छाया कितनी बनेगी, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सी मान लूँ, अगर ये 60 डिग्री कोण है उसका, आपके किसका, सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री है आपके पास में, तो ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री अगर है, तो अभी तो उसकी नॉर्मल छाया ये इतनी है, लेकिन हमारी क्या कह रहा है, वो 40 मीटर लंबी हो जाती है जब 30 डिग्री कोण हो जाता है। तो अगर एंगल हमारा इसका 30 डिग्री हो जाए, इधर की तरफ ये एंगल कितना हो जाए, ये एंगल हमारा अगर ये 30 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो छाया लंबी हो जाएगी, और जो लंबाई बढ़ेगी छाया की, इसको पॉइंट को कहा है इसने डी, तो ये डी सी है, ये 40 मीटर हो जाएगी, 40 मीटर लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आप शायद थोड़ा समझने में दिक्कत कर रहे होंगे इस सवाल को, लेकिन मैं अभी आपको समझा के छोड़ूंगा। देखिए सूर्य कहीं यहाँ पे है, ऊपर होगा ना आपके पास में, तो एक बार सूर्य का जो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री की, तब तो छाया कितनी है, जब तो छाया इस मीनार की छाया कितनी बनेगी, फिर वो सिर्फ इतनी बनेगी, बीसी छाया रहेगी। कितनी रहेगी,
जब 60 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है, 60 है, सूर्य यहाँ पे है भाई, सूर्य कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब सूर्य एंगल 60 डिग्री बना रहा है हमारे पास में, ये वाला एंगल, तो जो छाया है वो BC है। लेकिन जैसे सूर्य थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा हमारा, ये वाला, सॉरी एंगल घट जाएगा ना। तो ये जो एंगल बनेगा फिर कितना बनेगा मेरे बेटा, 30 डिग्री। और जब 30 डिग्री बनेगा तो छाया लंबी हो जाएगी हमारी, और इस मीनार की जो छाया है वो फिर कितनी हो जाएगी, वो पूरी छाया BD हो जाएगी, जिसमें यानी कि पहले BC थी, इस BC में ये 40 मीटर और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, उसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मेरे को AB निकालनी है। तो कोई दिक्कत ना, बहुत आसान है। तो आप इसमें कलाकारी कर लो, मान के चलो, अब थोड़ा सा मैं लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ। माना कि इसकी जो ऊंचाई वो H है, H मान लो, और ये वाली डिस्टेंस को आप X मान लो, ताकि सॉल्यूशन करते समय थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो क्या लिख लें, माना, लिख लें माना मीनार की ऊंचाई AB जो है ना, उसको मैंने H मीटर है, कितने मीटर है, H मीटर, तथा हमारी जो BC है उसको मैंने X मीटर है, ये मान लिया। ये सेंटेंस लिखा है कि मीनार की इसकी ऊंचाई हमारी इतनी है और BC जो है वो X है। अब मैं सबसे पहले क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज इस 60 डिग्री वाले में बात कर रहा हूँ कि ABC में, त्रिभुज ABC में अगर मैं tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दूं तो होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब कौन बनेगा, AB। इस 60 के लिए ये AB लंब बनेगा ना, तो लंब बटे आधार, लंब है हमारा AB कितनी मानी है मैंने, H, लंब बटे आधार, आधार कितना है मेरा, X ही तो है, BC भाई, BC तो बनेगी, यहीं तक की तो बात होगी सिर्फ, सीधी बात है। तो इसकी एक अगर वैल्यू हम लोग लिख लें कि √3 वैल्यू होती है, तो H/X आ जाएगा, है ना, H/X आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, H निकालना है। तो आप लोग एक काम करो, X = निकाल लो वैल्यू कि H/√3। किसी को दिक्कत है तो कुछ बताओ, नहीं है ना, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो। ये क्या किया मैंने, X को उधर लेके गया तो X ये आ जाएगा X/√3, तो √3 को नीचे ले जाऊंगा तो इधर आ जाएगा ना, सीधी बात ये है। अब मैं यही काम करूंगा ट्रायंगल जो हमारा दूसरा बड़े वाला के AB और D में, ट्रायंगल AB और D में, ABD में अगर मैं tan 30 डिग्री लेके चलूँ, tan 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे पूरा आधार। लंब कितना है, इस बार पूरा लिख दे रहा हूँ मैं AB, आधार कितना बनेगा DB। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3 बराबर AB कितनी है हमारी, AB को हम लोग H कह रहे हैं। ठीक है, DB जो है मेरी वो है, DB जो है, ध्यान से देखो, DB जो है, DB है 40 + X ही तो है भैया, पूरी की पूरी कितनी होगी DB, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक तो 40 है, आगे वाला हमने X मान लिया, तो उसको लिख लेंगे 40 + X। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो H क्या हुआ कि 40 + X आ जाएगा √3H। ठीक, X की वैल्यू ऊपर से रखते हैं, देखिए 40 + X की वैल्यू कितनी है, H/√3। ठीक है, √3H, √3H ही तो है आपके पास। तो यहाँ से H को फाइंड आउट करना है, बस आपका काम बन जाएगा। कैसे, देखिए कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि H/√3 -√3H इज इक्वल टू -40। क्या किया मैंने, -40, मैं 40 को उधर लेके गया, इसको उधर उठा के ले आया। या इसको ऐसे कर लो यार, इसको माइनस का चक्कर क्यों पैदा करते हो, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि 40 = लिख ले रहे हैं √3H -H/√3। ठीक है, और अगर मैं इसमें से 40 इसमें से H कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर आ जाएगा √3 - 1/√3 बटे 1 मान के एलसीएम लो, तो 40 = हो जाएगा H, और ये जाएगा 3 - 1/√3, क्योंकि √3 × √3 हो जाएगा, और हमारे पास 40 = हो जाएगा 2H/√3। इससे कट जाएगा 20 बारी, तो कहने के बाद H की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बेटा 20/√3 मीटर। √3 की वैल्यू रख करके भी दिखा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
और इन्होंने इतना ही छोड़ा है तो इतना ही छोड़ दीजिएगा आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्लियर हुआ है 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किस पर, छठे पर। चलिए, एक बहुमंजिलीय भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, देखिए एक भवन तो बड़े वाला है, ये भवन तो बड़े वाला है, ये बड़े वाला भवन है जमीन पे, है ना। एक छोटे वाला भवन है, ठीक है, आपके पास में बहुमंजिलीय मतलब बड़ा ही होगा ना। एक छोटा है और इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है, ये वाला 8 मीटर का है। कितने का है? 8 मीटर का है। ठीक है, वो कह रहा है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अगर यहाँ से देखा जाए इसके शिखर को तो जो कोण बनेगा, अवनमन कोण तो ऐसे ही बनता है ना, ये वाला, तो ये वाला कोण बन रहा है हमारा कितना, ये वाला कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक भाई। और अगर इसके तल को देखा जाए, यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ देखा जाए सीधा, तो जो टोटल एंगल जो बनता है ये बनता है 45 डिग्री। ठीक है, ये 8 है। बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालनी है, बात खत्म। भाई साहब कह रहा है कि एक तो बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई यानी कि ये निकाल के दिखाओ मुझे, और एक मेरे को निकाल के दिखाओ इन दोनों भवनों के बीच की दूरी। डाटा तुम्हारे सामने है, केवल एंगल दिए हैं और ये वाली साइड दी है। तो पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ चित्र को और फिर बनाता हूँ। देखो ये इसको मैं यहाँ मिला दूँ, क्योंकि ये भी एक क्षैतिज स्तर है तो ये भी एक क्षैतिज स्तर है, तो जितनी ये उतनी ये होगी। 8 मीटर ये है तो 8 मीटर ही ये होगी। ठीक भाई, तो नामकरण हम किताब के हिसाब से ही कर लें ताकि समस्याएं आपको ना हो। तो इन्होंने लिखा है, इसको लिखा है P, इसको पॉइंट को लिखा है इन्होंने D, इसको लिखा है इन्होंने C एंड दिस इज A, ये लिखा है B। अच्छा, क्वेश्चंस में हम अपने हिसाब से लिख लेंगे, मैं इसमें जानबूझ के इसके हिसाब से लिख रहा हूँ ताकि आपकी चीजें इससे जुड़ी रहें। और इधर वाले कोई पॉइंट हमारा, इसको कह दिया इसने क्यों। अब आप देखिएगा जरा, थोड़ी सी बात देखिएगा, अगर ये एंगल भाई ये भी तो क्षैतिज स्तर ही है, जो QP है, QP और ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, तीनों ये समांतरी तो होंगी, क्योंकि ये भी एक क्षैतिज समतल है, क्षैतिज रेखा है, ये भी एक क्षैतिज समतल है, ये भी एक क्षैतिज समतल है। तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। आपको पता है दो समांतर रेखाओं को अगर एक रेखा काटती है तो ये वाला कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण की प्रमेय है क्लास 9th। ठीक है, उसी केस के अंदर में ये चीज आएगी, ये 30 है तो ये भी 30 ही बन जाएगा मेरे भाई, 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब मेरे को निकालने जो चीजें हैं उनको जरा अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो मुझे एक तो चाहिए PD, क्या चाहिए मेरे को? PC ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। एक निकालना मेरे को AC, इसका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं टेक्निक अपना रहा हूं थोड़ी सी, कैसे कैसे क्या किया जाए। चाहो तो आप क्या कर लें कि इस डिस्टेंस को x मान लें ताकि करते समय थोड़ी सी दिक्कतें कम आए, मतलब लिखना कम पड़े। या चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। पहले मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल त्रिभुज 45 वाले में PCA, ट्रायंगल PCA में अगर ट्रायंगल PCA की बात करूं तो आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। इस 45 के लिए लंब बनेगा PC, आधार बनेगा AC। दोनों चीजें यही निकालनी है। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा PC अपॉन AC। ये तो क्लियर है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमारा जो PC है, जो AC है वो PC के बराबर रहेगा, यानी कि दोनों चीजें बराबर है, ये चीज भी और ये चीज भी बराबर है। तो बहुत बढ़िया बात हमें पता चली, बात खत्म हो गई। इसको यहीं बना करके आप छोड़ दो, इसको चाहे फर्स्ट बना के छोड़ दो, इस्तेमाल करेंगे आगे की तरफ। ठीक, अब मेरे पास एक ट्रायंगल और है, इस ट्रायंगल में बात कर लो। 45 वाले में बात हो गई तो उसमें कर लो कि ट्रायंगल PBD में अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करूं तो tan 30 डिग्री क्या होगा? लंब बटे आधार। तो P इस वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, इस वाले की, ठीक है, 30 डिग्री वाले की, तो लंब बनेगा PD, आधार बनेगा बेटा कितना? BD। कितना बनेगा? BD। ठीक है, आधार बनेगा BD। क्लियर है? ओके।
tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू PD अपॉन BD, PD अपॉन BD। अब हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से जो हमारी PD है, PD को तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग BD को जो है, BD को हम कह सकते हैं कि हमारा जो BD है वो बेसिकली वो AC के बराबर है, नहीं है? ये जो BD है वो AC के बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लूँ कि BD बराबर आ जाएगा √3 PD के, और BD बेसिकली है किसके बराबर? AC के, तो AC बराबर आ जाएगा √3 PD के, ठीक है? आपके पास में यहाँ कारण लिख सकते हैं, क्या कारण लिखेंगे हम लोग? कारण लिखेंगे चूंकि जो हमारा BD है वो AC के बराबर है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन और कर रहा हूं इसमें कि हमारा जो PD है, PD जो है, ये जो PD है ये भी तो PC माइनस DC है। इस PD की बात करूं मैं, PD की बात करूं इतने हिस्से की, यहाँ पे मेरी चौक चल रही है ये इतने की, तो ये अगर मैं पूरे में से ये नीचे वाला हिस्सा माने इसका DC माइनस कर दूं, और DC बेसिकली है कितना? क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा ना, 8 मीटर ही होगा। तो आप लिख सकते हैं कि PD की जो वैल्यू है वो है PC माइनस 8, इतने मीटर की बात हो जाएगी, इतने मीटर, ठीक है? तो इस PD की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली भर दूं कितनी, कि AC बराबर PC माइनस 8, और ये √3 है ही है। थोड़ी जगह बना लूँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, यहाँ बना लूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस फटाफट। ये पर्याप्त जगह है मुझे क्वेश्चन करने के लिए। तो अब मेरे पास AC इज इक्वल टू आ गया PC माइनस 8√3, ठीक है नहीं? अब एक्चुअली एक बात है, समीकरण एक ये कहती है कि जो AC है वो PC के बराबर है, तो मैं यहाँ PC रख दूँ, और इसी √3 की गुणा अंदर कर लो, तो PC √3 माइनस 8√3। कारण लिख सकते हो, यहाँ पे कारण लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे यहाँ? चूंकि जो हमारा या लिख देंगे समीकरण एक से, क्योंकि समीकरण एक में हमने पहले ही निकाल लिया था ना ये चीजें। तो अगर मैं इस PC को इसके पास पहुंचाऊं तो PC माइनस PC √3 इज इक्वल टू माइनस के 8√3। यहाँ से PC कॉमन निकालो, PC है क्या एक्चुअली? PC हमारा सीधा निकल रहा बहुमंजिलीय इमारत की ऊंचाई। तो PC माइनस यह जगह 1 माइनस √3 बराबर माइनस के 8√3। अच्छा, थोड़ा सा अगर टेक्निक दिमाग लगाएं हल्का सा, कि इस माइनस से दिक्कत सी हो रही है तो इसको उल्टा कर दो उधर वाले को, तो PC आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 8√3, या PC बराबर आ जाएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1। सही बात है ना? क्योंकि अगर PC निकल आया AC तो अपने आप ही निकल आएगा ना भाई। अगर ये निकल आया तो ये तो आपको पता है, ये इतनी ये होगी, तो हमें मेहनत इसी में करनी है बस, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। तो PC बराबर आ जाएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1, और अच्छा हर का परिमेयकरण क्लास 9th, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर दो। तो गुणा जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे, तो करो 8√3 किस में करेंगे तो आ जाएगा 8 गुणे 3, क्योंकि √3 गुणा √3 हो जाएगा, प्लस 8√3 बटे, देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a माइनस बी a प्लस बी, तो आ जाएगा 3 माइनस 1। तो PC इज इक्वल टू आ जाएगा 24 प्लस 8√3 बटे 2, या कॉमन निकालो ऊपर से कितना, 8 कॉमन निकल जाएगा, 3 प्लस √3 बटे 2, ये कटेगा 4 बारी, तो फाइनली PC आ जाएगा 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है ना? चेक कर लो, ठीक है? 3 √3 है ना आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में, क्योंकि हमने इसको कर दिया है। तो PC हमारा कितना आया, 3, हाँ यही है 3 प्लस √3 मीटर। तो यानी कि PC जो है हमारा ये आ गया, वैल्यू रखनी नहीं है √3 की, तो ये आ गया, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 प्लस √3 मीटर, है ना? और यही हमारा, क्योंकि हमें समीकरण एक क्या कहती है, समीकरण एक ये कहती है
कि AC हमारा PC के बराबर है और PC भी वही होगा, फिर तो AC भी वही होगा, कितना कि 4 3 प्लस √3 मीटर। तो बात खत्म हो गई। और एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपके पास में इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने थोड़ा अलग लगाया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो ताकि डिफरेंट मेथड भी आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर हम लोग बात करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7, तो किताबों में पढ़िएगा, बहुत आसान है ये भी। कह रहा है एक नदी के पुल के, देखो चित्र इन्होंने बना दिया तो मजे से सब समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ठीक है, आपके पास में 30 और 45 है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बतानी है। सिंपल सी बात है, इन्होंने बना दिया, ये पुल ऐसे बनाया इन्होंने, मैं बना के भी दिखा दूं आपको कि ये हम सपोज कर लो कि हमारे पास ये AB कोई नदी है, AB कोई नदी है ना, इसके ऊपर ही पुल बनेगा, ऐसे बनेगा आपके पास में पुल थोड़ा सा, ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया ऐसे बना लो चाहे तो। और यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा ऊपर, दैट इज एनी पॉइंट हियर P, है ना। इस P से इस A का एक अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, आपके पास कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और एक इस P से हमारा इस A का अवनमन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का। और इसकी जो हाइट है बेटा ये वाली, इसको D पॉइंट कहा है, ये 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। तो मेरे को अब नदी की चौड़ाई निकालनी है कि कितनी इसकी चौड़ाई रहेगी। तो चित्र सामने है, आपकी किताबों में भी मैंने थोड़ा रफली बना दिया है, तो इसको आप ज़्यादा सीरियसली ना ले कि यार सर इतना गंदा क्यों बना दिया चित्र, पहली बार ऐसा बनाया है, तो ठीक ठाक ही बातें कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये अगर 30 डिग्री है तो आप इसको भी तो 30 डिग्री कहोगे ना, क्योंकि ये भी तो अक्षैतिज समतल है, ये भी अक्षैतिज समतल है। अक्षैतिज समतल, दो अक्षैतिज समतल हमेशा समांतर होते हैं, ये 30 तो ये 30 और ये 45 तो ये भी 45। तो आप ऐसा कर लो, इस वाले को x कह लो, इस वाले को y कह लो, और हमें निकालना पूरा AB होगा x प्लस वाई। नदी की चौड़ाई तो x प्लस वाई हो जाएगी, नहीं मैंने इसको x कह लिया, इसको y कह लिया, छोटा करने के लिए क्वेश्चन। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल PDA में, और बात करता हूँ tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा लंब। इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, PD। तो PD आ गया आपके पास में, PD अपॉन AD। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और PD मेरी कितनी है, 3 मीटर है, और AD कितनी है, x है। तो अगर मैं x निकालूं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 3√3 मीटर। एक हिस्सा क्लियर हो गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल किसमें है, ट्रायंगल PDB में जो tan 45 डिग्री रहेगा, दैट इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू रहेगा लंब बटे आधार। तो उसके लिए लंब का कौन का काम करेगा, PD, ठीक है, PD, और आधार बनेगा DB। 45 की वैल्यू 1 होती है, PD हमारा कितना है निकालना है, PD हमारा 3 मीटर है, 3 मीटर, और DB कितना है हमने y मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 मीटर। तो जो नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई वो कितनी होगी, वो होगी AD प्लस DB, यानी कि x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है भाई, 3√3 प्लस y कितना है 3, या 3 कॉमन निकालो, आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। आप √3 की वैल्यू अगर उन्होंने कहा रखने को तो रख लो, नहीं कहा है तो छोड़ो, हमें क्या मतलब है, यही है, ठीक। तो आई थिंक NCERT के ये एग्जाम्पल्स हमने कर दिए हैं, और इसी के साथ आपका इस ऊंचाई और दूरी का इंट्रोडक्शन भी खत्म हो जा रहा है ना। हम लोग जल्द क्या नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे, और इससे पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस अपने आप लगाने का प्रयास करें, देखते हैं कितना आप सीख रहे हो, अपने आप का अवलोकन तो करो ना, कितना आपका ठीक ठाक दिमाग चलने लगा है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।